नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। मैच बराबर का रहा। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने जीत का परचम लहराया तो गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी को जीत मिली। रिजल्ट आने के बाद दोनों ही गठबंधन के नेता अपने अपने तरीके से जीत के मायने निकाल रहे हैं। हमारी जीत पहले से ही तय था। मेरा जनता का ही जीत है। 65 दिन बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल, जिसका इंतजार नेता से लेकर बिहार की जनता तक को था, उस उपचुनाव के नतीजे आ गए। बिहार की जनता ने किसी को निराश नहीं किया। एक सीट पर आरजेडी को और दूसरी सीट पर बीजेपी को जिताकर दोनों ही गठबंधनों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं उन दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है उन भरोसा पर उतरने का काम करें। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,420 वोटों के अंतर से हरा दिया। नीलम देवी को 79,178 वोट मिले, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी को 62,758 वोट से ही संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ गोपालगंज की जनता ने आरजेडी की जगह बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने 1,794 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को हराया। कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट ही मिल पाया और वो 1,794 वोट से चुनाव हार गए। उपचुनाव की लड़ाई दोनों ही गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि उपचुनाव में महागठबंधन का असर नहीं दिखा। अनंत सिंह मोकामा से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहां उनका असर दिखना लाजमी था, लेकिन जीत का अंतर कम हो गया। वहीं गोपालगंज में आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ लड़ने के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। भले ही अंतर कम रहा हो, अब दोनों ही गठबंधनों के नेताओं और समर्थक अपनी अपनी सुविधानुसार रिजल्ट के मायने निकालने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और गोपालगंज से अमित और गोविंद की रिपोर्ट। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। सीएम नीतीश ने नीलम देवी को जीत की बधाई दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि उपचुनाव का परिणाम बिहार में बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा तंत्र उपचुनाव में जुटा था, इसके बावजूद गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि मोकामा में पिछले चुनाव के मुकाबले आरजेडी उम्मीदवार को कम वोट मिले हैं। तो 2020 में मोकामा में जदयू के उम्मीदवार को 42,964 वोट आया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 63,003 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी 2020 के उस चुनाव के परिणाम के अनुसार जदयू के उम्मीदवार को 28% वोट प्राप्त हुए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 42.22% वोट प्राप्त हुए थे। यानी कि 21% से भी ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ मिला है। पूरी सरकारी ताकत को, सरकारी तंत्र को और एक तरह से पूरी सरकार, यहाँ महागठबंधन की सरकार आधी बटकर गोपालगंज में बैठ गई थी
आधी बटकर मोकामा में बैठ गई थी, लेकिन वहां की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बुलंदी से चुनाव लड़ा और उसका परिणाम है कि 63,300 वोट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण के चौमुखा पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग अपनी दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। लोगों को समझना होगा कि वो किसे वोट दे रहे हैं। वो अकेले बिहार को नहीं सुधार सकते। यहाँ जात धर्म के नाम पर वोटिंग होती है और उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं। बिहार के लोगों को अपने भविष्य को लेकर सजग होना पड़ेगा। अपन दशा खातिर हुआ अपना जिम्मेवार बानी। हम आके सुधार ना सकी, कोई एक आदमी आके सुधार ना सके। कोनो झूठ बात गलत बात अब के बोलन नहीं की चाहत। हमरा आवे से ना सुधरे वाला बात सुधरी तब जब लोग समझी कि नार भाई ठीक आदमी के खोज के वोट कल जाओ, ना तो जरा के वोट करता नहीं करत रही आ झोला ढोत रही आ यही में खुश रही कि हमारे जात के आदमी बा, हमारे धर्म के आदमी बा, हम पाकिस्तान के सबक सिखा देनी, पुलवामा में मिसाइल गिरा देनी, यही नाम पर वोट करब। राहुल लेखन के स्कूल ना हुई, राहुल लेखन के रोजगार ना हुई। दरभंगा में एम्स का निर्माण कार्य शुरू करने में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है। डीएमसीएच परिसर में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। यहां 72 परिवार ने अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन का कहना है कि शांति पूर्वक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने जो जमीन दी है वो रहने लायक नहीं है। 27 क्वार्टर नहीं है, यहाँ बिल्कुल 72 क्वार्टर है। 72 लोग भूमिहीन हैं, महादलित के लोग हैं और बिल्कुल निसहाय है। और एक वेरिफिकेशन नहीं हुआ जिसके कारण कोठा वाला, जमीन वाला, मकान वाला सबको जमीन मिल गया है। कुछ ठाकुर नाम का आदमी है जो और नाम कटा के वो जुड़वा दिया, रेलवे लाइन के पूरब रहता है। शांतिपूर्ण ढंग से अवैध दखलकारों, ऐसे अवैध दखलकार जिनके पास जो भूमिहीन और महादलित श्रेणी के थे, ऐसे 27 लोगों को जमीन उपलब्ध करा दिया गया है और शेष लोगों को अलग जगह उनका मकान है, वो लोग अपने जा चुके हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार इस कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से करवाएगा। मुजफ्फरपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मामला औराई थाना क्षेत्र के परसामा गांव का है। युवक का नाम जमादार कुमार बताया जा रहा है। उसने खुदकुशी की है या हत्या की गई है, ये पता नहीं चल सका है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। युवक के शरीर पर जख्म के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उसका पैर जमीन से सटा हुआ था। ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने प्रसिद्ध टिम्बर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर मिला हम चचा के बारे में कि चचा के एक आदमी बता रहा है कि 9 बोलो हाथों पड़े हुए हैं, तो हम लोग गए वहाँ तो देखे चचा का लाश पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, कैसे हत्या हुई है, पता चला है? तो हत्या के बारे में हम लोग ऐसे कुछ नहीं, इसलिए कि इनके साथ तो कोई दुश्मनी था न किसी से, आज तक किसी तरफ थे वहाँ, इसलिए ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हत्या तो है। खगड़िया के परबत्ता में 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई, जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला गोरियासी गांव का है। मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज परबत्ता पीएचसी में चल रहा है। लोगों का कहना है कि मेला कमेटी ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी, जिसकी वजह से मारपीट हुई। अब तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि विवाद की वजह क्या थी।
अररिया में पति पत्नी के विवाद में आक्रोशित पत्नी ने घर में आग लगा दी। घटना फारबिसगंज थाना क्षेत्र के भजनपुर 4 लेन सड़क के किनारे पावर ग्रिड के पास की है। अगलगी में घर समेत 4 लाख का पटवा जलकर राख हो गया। घर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगल बगल रखे गए जूट की फसल भी आग में आ गई, जिस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घटना के बाद से पति करीम अंसारी और पत्नी अंशुल खातून मौके से फरार हो गए। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां प्रेम प्रसंग के एक मामले में युवक की कथित प्रेमिका के घर वालों ने पीट कर हत्या कर दी। ये घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क के मुंशी भगत इलाके से है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने लड़के को पहले घर पर बुलाया और फिर पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पटना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। वैशाली में अवैध संबंध के कारण एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली और शव को लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी पर लड़की के परिजन पहुंचे और जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि प्रमोद और नीलू की धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन इधर प्रमोद का संबंध दूसरी लड़की से था, जिसको लेकर पति पत्नी में विवाद चल रहा था। कल रात दोनों के बीच विवाद हुआ और प्रमोद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में 3 बच्चों का क्या कसूर? तीनों बच्चों के सर से मां का साया उठ गया है। वहीं बाप दूसरी लड़की के चक्कर में फरार है। जानबूझ के मिल करके सब घर वाला ने मार कर उसको फेंक दिया। हम पूछे कि अभी तक अगर गलती मेरा बेटी का होता तो हमको लाश तो दिखाता कम से कम, लेकिन लाश भी नहीं दिया हमको। तो इससे पहले कोई घर वाले से इस बात पर चर्चा हुई थी आपकी? हम घर वालों को बोले थे कि आपका लड़का बार बार किसी और लड़की से बात करता है, ये अच्छा बात नहीं है, आप अपना बेटे को समझाइए। तो बोले कि बोलो झूठों के है। यहाँ है तो सब खाली बच्चा सबको तीनों के छोड़ दिया, अब बाकी कोई को नहीं, कोई भेंट न हुआ हमको, कोई सामने में नजर नहीं आया। हत्या का मामला लोग बता रहा है कि मार के लोग हत्या कर दिया है। कारण कुछ कारण वही प्रेम प्रसंग बता रहा है कि कोई लड़की से बात लड़का का हो रहा था, यही बता। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सरकार ने जिन रखवालों को इसे लागू कराने की जिम्मेवारी सौंपी है, वही जब कानून का माखौल उड़ाने लगे तो कानून का पालन कौन करेगा? इस तस्वीर में दिख रहा ये शख्स सहजीतपुर थाने का दारोगा है। आप देख सकते हैं कि कैसे दारोगा साहब आराम से भूंजे के साथ शराब का आनंद ले रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच जारी है। मद्य निषेध विभाग ने सुपौल में विशेष अभियान चलाते हुए 100 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 शराब कारोबारी हैं, जबकि बाकी लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान 19 बोतल विदेशी शराब और 16 लीटर देसी शराब बरामद की गई। 6/11/2022 को मद्य निषेध थाना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाले सोनपुर मेले का आगाज होने से लोगों में काफी खुशी है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये मेला प्रभावित हो गया था। अब 3 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला शुरू हो गया है। इस मेले में हर आयु हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होता है। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया भर की हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मेले में कई नई चीजें जुड़ी तो कई अब इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई हैं। इस मेले की पहचान पशु मेले के रूप में विख्यात है। ऐसी मेहमान नवाजी जितने पर्यटक हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। एकदम कोई गड़बड़ कर रहा हो तो उसका साथ बिल्कुल मत दीजिए, प्रशासन को बताइए। और हम लोग सब चीज देख रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में
हम सब लोग आपके लिए हैं, आपकी रक्षा के लिए हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि विष्णु और महादेव का समन्वय का भी स्थल रहा है और हमको लगता है कि विष्णु जी और महादेव का पहला मंदिर जो है यही है। और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संगम में पवित्र डुबकी लगाकर हरिहर नाथ के पूजा अर्चना एवं जल अभिषेक से प्रारंभ होता है। मिथिलांचल से कोसों दूर होकर भी सिंगापुर में मिथिलावासी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं खान पान को जीवित रखकर तमाम संस्कृति प्रेमी के लिए उदाहरण बन रहे हैं। सिंगापुर में बाबा विद्यापति की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन हुआ, जहां पारंपरिक परिधान में पहुंचे लोगों में छवि भी दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय हाई कमीशन सिंगापुर के अधिकारी शिवजी तिवारी और विशिष्ट अतिथि सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री केवी राव रहे। समारोह की शुरुआत मंगल गान से हुई। उसके कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। भारत से पहुंचे कलाकार अरुणदेव यादव ने विद्यापति जी पर ऐसी प्रस्तुति दी जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। अतिथि सत्कार एवं स्वागत भाषण की जिम्मेदारी अंजनी कुमार चौधरी ने निभाई। समारोह में उगना नाटक की भी प्रस्तुति हुई। ये आयोजन सिंगापुर में ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन और मैथिली इन सिंगापुर की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित की गई। निज रूप सुंदर छाजते उदित दिन कर लाल छवि निज रूप सुंदर छाजते। हट छोड़ू ठाकुर जी, हम वह उगना छी। के उगना? यौ बरदक चरवाह उगना, भांग धथूर खेनिहार उगना, भिखारी उगना, अहाँक टहलुक उगना, नहीं खरना निधान उगना। तकी तखन नहीं मानब? नहीं, कथमपि नहीं। बेस तो जहने धारणा तेहने फल। ओहि बबुर बन्नी दिस तकियोक्ता। गिरिजे अहाँ अपन मायाक बले हमरा विद्यापतिक ओत से कैलाश लौटो आनलो, मुदा भक्त कवि एवं ओकर स्त्री हमरा लेल प्राणंत के रहल अछि। देखो ओ चतुर्दशीक व्रत करते ही हमर अन्वेषण में जे अपन घर छोड़ल से अद्यावधि नहीं अपन घर गेल अछि आ नहीं अन्न जल ग्रहण कैल अछि। ओकर स्त्री हमर आराधना करैत। आई सिंगापुर में बाबा विद्यापति के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब पहिल विद्यापति समारोह के आयोजन करने चले और सिंगापुर में पहिल विद्यापति और मैथिली के समारोह भेल छल। सब मिथिलावासी करीब 100 से अधिक के संख्या में जुड़ल छलै और हम सब बाबा विद्यापति के जीवनी पर एक उगना नाटक के सेहो एतऽ मंचन केने छलै। एतऽ के खान पान सेहो जे छै से आइ मिथिले में व्यवस्था भेल छलै और अगर अपने सब देखबै हमरा पाछू में तो हम सब एक मिथिला कला के सेहो प्रदर्शनी लगेने। प्रोफेसर मैनेजर पांडे के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे मैनेजर पांडे का आज दिल्ली में निधन हो गया। बिहार की माटी गोपालगंज के इस लाल का निधन साहित्य जगत के लिए बड़ी क्षति है। हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक और वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर मैनेजर पांडे का 81 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया।
गंभीर विचारक और मार्क्सवादी धारा के आलोचनात्मक लेखन के लिए जाने जाते रहे। मैनेजर पांडे के निधन से साहित्य जगत में संवेदनाओं की लहर है। मैनेजर पांडे का जन्म बिहार के गोपालगंज के लोहटी में 23 सितंबर 1941 को हुआ था। हिंदी भाषा और साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले साहित्यकार थे। भोजपुरी भाषी मैनेजर पांडे की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। जेएनयू में लंबे वक्त तक प्रोफेसर रहे। हिंदी के सुपरिचित आलोचक प्रोफेसर मैनेजर पांडे का निधन हिंदी समाज की एक अपूरणीय क्षति है। वे हिंदी के उन गिने चुने समालोचकों में हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद इन दिनों दिल्ली में ही स्वतंत्र लेखन कार्य में जुटे थे। बिहार के लाल और साहित्य के इस पुरोधा को न्यूज 18 की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।